नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी को मगध के उत्कर्ष में आज नंद वंश का जिक्र करूंगा। ये नंद वंश मगध का वह वंश था जिसने सही मायने में एक राष्ट्र की परिकल्पना की अवधारणा को रखा था। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, लेकिन नंद वंश ने 16 महाजनपद में मगध को सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचा दिया था। और इस नंद वंश की स्थापना किसने की थी? उसका नाम है महापद्मनंद। हालांकि एक अनुश्रुति में, एक बौद्ध ग्रंथ में यह भी मिलता है कि महानंदिन ने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना किया था, जिसे शीघ्र ही क्या किया? महापद्मनंद ने उसकी हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। वैसे तो मगध की शुरुआत ही रक्तपात से हुई थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, ऐसे ही शेष राजाओं ने अपने पिता की हत्या की। उस वंश का नाम ही पृत्रहंता पड़ा। फिर दास, एक ग्रंथ बताता है कि दर्शक यानी कि नाग दर्शक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। तो ये कोई नई बात नहीं थी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया था? घनानंद की हत्या कर गद्दी को शोभित किया था। तो राजनीतिक घटना में एक चलता रहता है। तो महापद्मनंद जो था नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों में इसे शूद्र वंश का माना गया है। कहीं कहीं इसे नापित कुमार भी बोला जाता है। नापित कुमार का मतलब है कि नाई का लड़का था। ये पुराणों में बताया गया कि वेश्या से उत्पन्न था, यानी कि शूद्र कुल का था। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि क्या थी? सौर छंत्रांतक, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अपरशुराम यानी कि द्वितीय परशुराम था ये। यानी कि परशुराम जी ने भी क्या किया था? क्षत्रियों का नाश किया था। हालांकि सभी क्षत्रियों का नहीं, एक कुल के क्षत्रियों का नाश किया था, लेकिन ये क्या किया था? सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था अपने साम्राज्यवादी सिद्धांत के द्वारा। यानी कि कुल मिलाकर मगध की प्रतिष्ठा में, पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा में काफी हद तक वृद्धि कर दी थी। इसकी सेना में कहा जाता है कि इसकी सेना में क्या थे? 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 4 घोड़े वाले, 3,000 रथ और लगभग इतने ही हाथी सम्मिलित थे। यानी कि बहुत बड़ी सेना इसने, अस्थाई सेना रखी थी। जो हर्यक वंश ने अस्थाई सेना रखने की परिपाटी शुरू की, इसने बहुत ही वृद्धि कर दिया। 2 लाख सेना, आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी सेना रही होगी। जब घनानंद के समय भी ये सेना जारी रही। नंद वंश की स्थापना महापद्म ने की थी। महापद्म का लड़का जो घनानंद था, उसके ही समय सिकंदर ने क्या किया था? भारत के पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण किया था और व्यास नदी तक आ गया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं से पीछे लौटना पड़ा। एक अनुश्रुति ये भी है कि उसके सैनिक जान गए थे कि पाटलिपुत्र जो भारत के बीचों बीच पड़ता है, यानी कि मगध, वहां पर कोई बहुत ही शक्तिशाली राजा शासन करता है, बहुत बड़ी सेनाओं के साथ। यानी कि उनको पराभव का डर था। जो सिकंदर पूरे विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर आया था, भारत को जीते बिना ही वो लौट गया। कहने का मतलब है कि एक कारण क्या था? नंद वंश भी था, जो काफी ताकतवर था। महापद्मनंद से लेकर घनानंद तक नंद वंश के कुल कितने राजा आते हैं? 9 राजा आते हैं। लेकिन सबसे विदुप्र वाली विकट परिस्थिति यह है कि इनका जो कार्यकाल था, इन 9 राजाओं का सिर्फ 22 वर्ष था। यानी कि जो शिशुनाग वंश का काल था वो क्या था?
412 से लेकर 344। कालाशोक 366 तक था। शेष उसके 10 पुत्र जो थे 22 वर्ष तक शासन किए थे, यानी कि 344 ईसा पूर्व, यानी कि नंद वंश का जो शासक था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में सबको पता है सिकंदर ने आक्रमण किया था। यानी कि कुल 22 साल तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, 22 वर्ष तक, जिसमें महापद्मनंद भी था और घनानंद भी था। महापद्मनंद की उपाधि क्या थी, स्वरछंत्रातक की थी, अपरशुराम की थी, द्वितीय परशुराम की थी, एक राट की थी, एक छत्र की थी। यानी कि पूरा जो भूमंडल था, भारत था, उस पर एक छत्र, उसको एक छत्र के अंदर लाया, एक राट की उपाधि धारण की, यानी कि एक ही राजा। इसकी सीमाएं समुद्र तक मिलती थी। इसने कौन कौन से राज्य को जीता, कौरव को जीता, इक्ष्वाकु को जीता, पंचाल को जीता, पौरव को जीता, है को जीता, कलिंग को जीता, शूरसेन को, मैथिल को, अश्मक को, भीतिहोत्र को, सारे राज्यों को अपने अंतर्गत लिया। यानी कि बहुत ही ताकतवर राजा था। कहा तो ये जाता था कि इन्होंने अपना पैसा जो है, अपनी समृद्धि जो है, अपना खजाना है, गंगा की तलहटियों में छिपाया था, यानी कि गंगा नदी के बीच में छिपाया था। ये जैन मत का पोषक भी था। जितना ये कर सकता था पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि किया। इसके समय का ही एक चाणक्य की कथा भी प्रचलित है कि एक बार यज्ञ के समय, मतलब कि महापद्म का जो लड़का था घनानंद, उसी के यज्ञ अनुष्ठान में चाणक्य भी बैठा था। किसी बात को लेकर चाणक्य से विवाद हुआ तो चाणक्य ने कसम खाया कि मैं इस क्रूर शासक को गद्दी से अपदस्थ कर कर रहूंगा, और उसने इसके लिए माध्यम चंद्रगुप्त को बनाया। तो चंद्रगुप्त जो था बहुत ही बड़ा ग्राउंड पाया। किसके वजह से, नंदवंश, महापद्मनंद और घनानंद की वजह से पाया, ग्राउंड पाया। इस नंदू के पास बहुत ही विशाल सेना थी। मतलब आप कह सकते हो कि एक राष्ट्र की संकल्पना किसके समय में पैदा हो गई थी, नंदवंश में हो गई थी। कुल मिला के 9 राजा आते हैं। कौन कौन आते हैं, महापद्मनंद की एक उपाधि उग्रसेन भी थी, उग्रसेन थी। फिर क्या थी, अग्रसेन थी, अग्रसेन। फिर क्या था, परशुराम, यानी कि द्वितीय परशुराम। फिर स्वरछंत्रातक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसमें कुल कितने राजा हुए, 9 राजा। महापद्म से लेकर घनानंद कितने सालों तक, 22 सालों तक। कौन कौन, पहला उग्रसेन था, उग्रसेन यानी कि महापद्मनंद, उग्रसेन। दूसरा था पंडुक, बाकी के 8 इसके राजा थे महापद्म के। पंडुक, पंडुमती या पंडुगति। फिर पंडुक, पंडुमती। चौथा जो था भूतपाल। 5वां जो था राष्ट्रपाल। 6वां जो था गोविंद शाक। 7वां जो था दास सिद्धक। 8वां जो था केवट था। और 9वां जो था घनानंद था। घनानंद यानी कि जो ये उग्रसेन, पंडुक, पंडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शाक, दास सिद्धक, केवट, घनानंद। तो उग्रसेन यानी कि महापद्मनंद के बारे में जानकारी मिलती है और घनानंद के बारे में जानकारी मिलती है। घनानंद की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद को परास्त करके उसको हराया था और मगध की राजगद्दी को हथिया लिया था। तो इसके वजह से जानकारी मिलती है घनानंद के बारे में। तो महापद्मनंद यानी, और उसके बाद घनानंद।
महापद्म ने कौन कौन सी उपाधि? उग्रसेन, अग्रसेन और परशुराम, शौर्य संक्रांतक, एक राट और एक छत्र। कौन सी उपाधि? एक राट और एक छत्र, एक राट और एक छत्र। विशाल सेना थी। तो मगध को चरमोत्कर्ष पर लाने का कार्य किया था नंद वंश ने। इस कड़ी को आगे बढ़ाया, यानी कि मगध को सही मायने में महापद्म नंद भले ही कुटिल था, चालाक था, चाहे शूद्र था, जो भी कहिए, लेकिन एक योग्य था। सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति ये थी कि ये जो नंद वंश था सिर्फ 22 वर्षों के लिए था, लेकिन 22 वर्षों में इन्होंने प्रतिष्ठा में काफी सारा वृद्धि कर दिया था। इसके बाद मौर्य वंश से जो होता है राजनीतिक घटना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रचुर रूप से साहित्यिक सामग्री के साथ साथ यूनानी स्रोत यानी कि विदेशी स्रोत, विदेशी वृत्तांत भी मिलने लगते हैं, जिसमें एरियन का नाम आता है, प्लूटार्क का नाम आता है, मेगास्थनीज का नाम आता है, जस्टिन का नाम आता है, टालमी का नाम आता है। मतलब कुछ कमी नहीं रह जाती है। फिर चाणक्य है ही हैं जो जानकारी देंगे। इसके बाद अशोक के अभिलेख आ जाते हैं। तो यहाँ से सुस्पष्ट और वास्तविक जानकारी मिलने लगती है, जिसके बारे में क्रमवार हम लोग जल्द ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।